जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है डॉक्टर जाकिर नाइक मुनाजरा करते हैं, इंडिया के किसी भी शहर में मुनाजरा कर रहे हों और फिर खास तौर पर उनसे जिस तरह के सवालात किए जाते हैं दूसरे मजहब से रिलेटेड, खास तौर पर चूंकि वहां हम जानते हैं हिंदू मेजोरिटी है, वहां से रिलेटेड कुछ सवाल किए जाते हैं, तो कई दफा वो डॉक्टर जाकिर नाइक सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखते। ये उनकी वीडियोस पर कोई भी जाकर देख सकता है। हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिसमें किसी को तहकीक की जरूरत पड़ेगी, खुद वो देख सकता है कि अपने मुनाजरों में कभी कभार वो ऐसी बात करते हैं कि जिससे वो दूसरे का सेंटीमेंट थोड़ा सा हर्ट होने वाली बात होती है। तो ये चीज जो है वो इसलिए जो वो ढाका वाला वाकया आप कर रहे हैं, ये हो सकता है एंड मुमकिन है कि वो जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो उसमें जिसने कहा जी मैं इंस्पायर था डॉक्टर जाकिर नाइक से, ये बात समझ में आती है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक बुनियादी तौर पर अपने आप को वो हर मुनाजरा करने वाला, दुनिया के हर मजहब का, जो भी क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, मुसलमान हो, जो मुनाजरा करने वाला होगा ना, वो जारी बात है मजमे के सामने पॉइंट ऑफ व्यू यही रखेगा, यार भी है मैं ठीक बात करूं और दूसरे वाला बने। देखिए, अगर आप सच पूछे तो जो अभी की हुकूमत वहां काम कर रही है ना, अभी जो बीजेपी की हुकूमत वहां काम कर रही है, मोदी भी, और फिर महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी का अलायंस है एकनाथ शिंदे के साथ, वो तो ओपनली डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जो है वो बात, वो तो ओपनली डॉक्टर जाकिर नाइक को एक सिंबल के तौर पर, एक एंटी इस्लाम जब वो बातें करते हैं तो वो सिंबल के तौर पर यूज करते हैं, देखो जी ये इन्होंने पैदा किया, ये मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा। बाकी भी और कई मुसलमानों को क्लब करते हैं वो, लेकिन वो डॉक्टर जाकिर नाइक को एक हद तक के तौर पर जो है वो इस तरह क्लब करने की कोशिश करते हैं। एलानिया उनके मिनिस्टर्स, मैं कह रहा हूँ उनके स्टेट लेवल, क्योंकि मुंबई में ज्यादा काम रहा है इनका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उसकी मैं बात करूँ, वो ओपनली इनको टेररिस्ट के साथ, टेररिज्म की कैटेगरी में जो है वो, टेररिज्म नहीं तो टेररिज्म को अपीज करने वाले उस कैटेगरी के साथ क्लब करते हैं। 2014 से पहले सूरत हाल ये नहीं थी। जी, ख़वातीन हज़रात सामईन, आज रियलिटी बाइट्स में समीर अहमद आपके सामने हाजिर है। हमारे मेहमान जनाब उमर जावेद साहब हैं। आप इन्हें पहले प्रोग्राम्स में भी देखते रहे हैं। ये रिसर्च एनालिस्ट हैं, मुहक्किक हैं, मौर्रिख हैं और किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उमर जावेद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उमर साहब, आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी खिदमात या उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी पाकिस्तान में आमद है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे जो है वो आपकी फील्ड यानी जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। डॉक्टर जाकिर नाइक पर भारत में 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग और अपने एसेट्स जो हैं उनको एक्वायर करने के इल्ज़ाम लगे कि 28 मिलियन डॉलर्स की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनके पास एसेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। साथ साथ उनके ऊपर ढाका कैफे अटैक्स जो 2016 में हुए, उन अटैकर्स को इंस्पायर करने का इल्जाम भी लगा। फिर उन पर बरतानिया में ट्रैवल पर पाबंदी लगा दी गई और ऐसी पाबंदियां कुछ और मगरबी ममालिक में भी उनके आमदोरफ्त के ऊपर हैं। तो पहले तो ये बताइए कि इन इल्जामात की कोई सदाकत है? डॉक्टर साहब, जहां तक पहले इल्जाम का आप जिक्र कर रहे हैं ना एसिड्स के हवाले से, तो उस हवाले से अभी तहकीक चल रही है, और उस पर अगर हम खुद इंडिया को भी देखें तो इंडिया में भी दो आरा है। डॉक्टर साहब को जो डॉक्टर साहब को जो पसंद ना करने वाले हल्के थे, जिस तरह अब जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वो तो उनके एंटी है ही है, लेकिन जो बाकी भी कई हल्के थे जिनको हम सेकुलर हल्के कह सकते हैं, उनका भी अगर हम देखें तो वो अभी इस जो है ना एसेट्स वाला इल्जाम, इस पर तो कहते हैं कि अभी तहकीक की जरूरत है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना ढाका में जो ये वाकया हुआ और फिर उस आदमी ने कहा कि जी मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करता, ये बात बड़ी अहम है। ये बात इसलिए अहम है डॉक्टर साहब कि अगर आपने भी देखा हो, जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है डॉक्टर जाकिर नाइक मुनाजरा करते हैं, इंडिया के किसी भी शहर में मुनाजरा कर रहे हों और फिर खास तौर पर उनसे जिस तरह के सवालात किए जाते हैं दूसरे मजहब से रिलेटेड, खास तौर पर चूंकि वहां हम जानते हैं हिंदू मेजोरिटी है, वहां से रिलेटेड कुछ सवाल किए जाते हैं, तो कई दफा वो डॉक्टर जाकिर नाइक सेंटीमेंट्स का ख्याल नहीं रखते। ये उनकी वीडियोस पर कोई भी जाकर देख सकता है। हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिसमें किसी को तहकीक की जरूरत पड़ेगी, खुद वो देख सकता है कि अपने मुनाजरों में कभी कभार वो ऐसी बात करते हैं कि जिससे वो दूसरे का सेंटीमेंट थोड़ा सा हर्ट होने वाली बात होती है। तो ये चीज जो है वो इसलिए जो वो ढाका वाला वाकया आप कर रहे हैं, ये हो सकता है एंड मुमकिन है कि वो जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो उसमें जिसने कहा जी मैं इंस्पायर था डॉक्टर जाकिर नाइक से, ये बात समझ में आती है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक बुनियादी तौर पर अपने आप को वो जिस तरह हर मुनाजरा करने वाला,
दुनिया के हर मजहब का, जो भी क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, मुसलमान हो, जो मुनाजरा करने वाला होगा ना, वो जारी बात है मजमे के सामने पॉइंट ऑफ व्यू यही रखेगा, यार कुछ भी है मैं ठीक बात करूं और दूसरे वाला गलत। तो दूसरे इल्जाम को मैं किसी हद तक कहता हूं कि हो सकता है, पहले वाले की भी जारी बात है। वो जो इंडियन हल्के हैं, वहां के सहाफती हल्के हैं, वो कहते हैं तहकीक की जरूरत। अच्छा, इस पर मैं आपके आपके सवाल के जो आपने जवाब दिया उस पर बाद में आता हूँ। पहले ये बताइए कि अगर भारत में तहकीकात हो भी जाती हैं तो क्या वो रिलायबल होंगी? देखिए, अगर आप सच पूछे तो जो अभी की हुकूमत वहां काम कर रही है ना, अभी जो बीजेपी की हुकूमत वहां काम कर रही है, मोदी भी, और फिर महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी का अलायंस है एक नाथ शिंदे के साथ, वो तो ओपनली डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जो है वो बात करती है। वो तो ओपनली डॉक्टर जाकिर नाइक को एक सिंबल के तौर पर, एक एंटी इस्लाम जब वो बातें करते हैं तो वो सिंबल के तौर पर यूज करते हैं, देखो जी ये इन्होंने पैदा किया है, ये मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा। बाकी भी और कई मुसलमानों को क्लब करते हैं वो, लेकिन वो डॉक्टर जाकिर नाइक को एक हद तक के तौर पर जो है वो इस तरह क्लब करने की कोशिश करते हैं। एलानिया उनके मिनिस्टर्स, मैं कह रहा हूँ उनके स्टेट लेवल, क्योंकि मुंबई में ज्यादा काम रहा है इनका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उसकी मैं बात करूं, वो ओपनली इनको टेररिस्ट के साथ, टेररिज्म की कैटेगरी में जो है वो, टेररिज्म नहीं तो टेररिज्म को अपीज करने वाले कैटेगरी के साथ क्लब करते हैं। 2014 से पहले सूरत हाल ये नहीं थी। 2014 से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक वहां के मीडिया में भी आ जाते थे, वहां के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इनको जगह मिल जाती थी, वहां के अकेडेमिया में भी इनको कभी कभार बुला लिया जाता था यूनिवर्सिटीज वगैरह में। लेकिन 2014 और खास तौर पर 2016 के बाद सूरत हाल काफी ज्यादा तब्दील हुई। तो आप जो कह रहे हैं कि तहकीकात किस हद तक मुनसिफाना होंगी, इट डिपेंड्स, क्योंकि आजकल जो इंडिया का जस्टिस सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। दुनिया के जो रिपोर्ट्स आती हैं जस्टिस सिस्टम के हवाले से, हमारा तो खैर है ही है, वो तो जिक्र है ही नहीं, हम तो बहुत नीचे, लेकिन उनका भी जस्टिस सिस्टम के हवाले से काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। आलमी जो अदारे मॉनिटर कर रहे होते हैं जस्टिस सिस्टम। इससे पहले उमर, आपने जो कहा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग और जो उनके मुबैना तौर पे क्रिमिनल एसेट्स हैं उसके ऊपर तो आप बयान नहीं दे सकते, ज़ाहिर है तहकीकात जारी है, लेकिन आपने ये कहा कि ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो उनके व्यूज से मुतासर होकर उन्होंने कोई वायलेंट हरकत की हो। तो उमर, ये बात तो फिर हमारे मदरसों के बारे में और हमारे लीडर्स के बारे में भी कही जाती है। बहुत से लोगों ने कहा कि जामिया बिनोरिया से लोग मुतासर होकर इंतहा पसंद बन जाते हैं, जामिया हक्कानिया से मुतासर होकर बन जाते हैं, दारुल उलूम देवबंद से होकर बन जाते हैं। तो फिर हम डॉक्टर जाकिर नाइक को सिंगल आउट नहीं कर रहे कि उनसे मुतासर होकर जो है एक्सट्रीमिस्ट जाके वायलेंट एक्ट्स कमिट कर रहे हैं? और जो आपने बाकी जिक्र किए, ये तो पूरी तरीके से स्टेट ने, पाकिस्तानी स्टेट ने यूज किए हैं 80s में, खास तौर पर जब अफगान वार हो रही थी, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ वार हो रही थी, जिसे यहाँ पर जिहाद का नाम दिया जा रहा था। यहाँ तो स्टेट ने ऐसे हलकों को अपीज किया, स्टेट ने टूल किया, स्टेट ने इमदाद फराहम की है, पीछे अमेरिका से भी लेकर, सीआईए से लेकर, अरब ममालिक से लेकर, खासतौर पर सऊदी अरब से लेकर, यहाँ तो एज अ स्टेट टूल के तौर पर यूज हुए है ना। वहां पर जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक एटलीस्ट स्टेट टूल के तौर पर यूज नहीं हुए, उनके अपने जो है वो बातें, बयानात, मनाजरों के दौरान किए गए दावों से जो है वो इस तरह जो है वो कोई किसी ने सेंटीमेंट लिया और इस सेंटीमेंट को बाद में जो है वो एक टेररिस्ट कार्रवाई में प्रवोक किया। टूल को समझने की जरूरत है। वहां डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट के टूल नहीं है, यहाँ पर जो है वो हमने 80s तक एटलीस्ट एज अ टूल यूज किया इस सारे मजहब को, तो ये फर्क समझने की जरूरत तो उमर, इस लिहाज से तो फिर हमारा क्रिटिसिज्म थोड़ा सा माइल्ड होना चाहिए डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने अगर कुछ किया भी है तो वो किसी के कहने पर नहीं किया, किसी एजेंडे पर नहीं किया, उनका इंडिपेंडेंट स्टैंड है, और अगर कोई उससे मुतासर हो गया तो उसमें उनका क्या कसूर? डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, जारी बात है, लाखों लोग उनसे मुतासिर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के में लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बल्कि कई और ममालिक में भी इस तरह होंगे। मैं जो बात की, एक अदना सी राय मेरी एज अ, जब मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो है वो देखता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरह के उन्होंने मुख्तलिफ तरीके के, जिस तरह कहा कि मैं यतीम लड़कियों से अवार्ड नहीं लूंगा, ये बालिग लड़की हैं, जिस तरह उन्होंने यूट्यूब की कमाई को हराम करार दे दिया, जिस तरह आपको याद है लक्की मरवत की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने जिस बड़ा जायज सवाल किया और डॉक्टर साहब गुस्से में आ गए।
डॉक्टर साहब और जो कुछ करते रहे, एक लेडी एंकर थी, फीमेल एंकर थी, उनको कहा कि मेरे पास ना बैठें। जो इस तरह की वो हरकत, इस तरह के बयान देते रहे ना, उसको मैंने डिकोड करने की कोशिश की। फिर मैं कह रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, हम्म। तो मुझे ये हुआ यार, ये मनाजरा करने वाले आदमी को, मनाजरा क्या है? मनाजरा है जिसे पोलिमिक्स भी जो है वो कहा जाता है। ये पोलिमिक्स जो है, ये एक प्रैक्टिस रही है, ये यूरोप में भी रही है, हमारे यहाँ भी इसकी रवायत रही है, ट्रेडिशन रही है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसमें यह होता है कि आप किसी दूसरे मजहब के मानने वाले के साथ जो है वो आकर मुनाजरा करते हैं, पोलिमिक करते हैं। डायलॉग नहीं होता। डायलॉग या डिस्कशन और चीज है। डायलॉग वो है कि जहां मैं अपनी इल्मी दलील लाऊंगा और मेरे खिलाफ फिर आप भी इल्मी दलील लेकर आएंगे, आप भी मेरे खिलाफ साइंटिफिक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस लाएंगे, और मैं भी। तो इसे कहते हैं डायलॉग मुकालमा। ये जो मुनाजरा होता है, ये मुकालमा नहीं होता, ये डायलॉग नहीं होता। इसमें मजमे के सामने आपने साबित करना होता है, यार मैं जो बात कर रहा हूं वो सही है, और मेरे वाला जो भी बात कर रहा है वो गलत है। इसको सही करने के लिए ना इल्मी दलील, ना हिस्टोरिकल दलील, ना कोई साइंटिफिक रीजनिंग, ना किसी लॉजिक की दलील, बस मैंने ये कह दिया। मुनाजरा करने के लिए इल्मियत की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप चंद चीजें, आप कई बातों को याद कर लेते हैं, जिसे हम रट्टा लगाना भी कहते हैं, रट लेते हैं, और रट कर फिर वहां बातों को बयान करते हैं, और दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसी मनाजरे से, दूसरे के पास भी इल्मियत नहीं होती। जैसे मैं आपको डॉक्टर साहब की मिसाल, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का आप अगर मुनाजरे देखें ना, इंडिया में खास तौर पर, इनके जो चैलेंज करने वाले पंडित होते हैं या बाकी किसी मजहब के मानने वाले होते हैं, वो भी इल्मी दलील पर नहीं खड़े होते। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ यार वो बहुत इल्मी बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब इल्मी बात नहीं कर रहे होते। दोनों ही मुनाजरे की मेंटेलिटी होती है कि यार मजमे से मैंने ज्यादा दाद समेटनी है। मजमा जो लगा हुआ है सामने, हजारों लाखों लोग बैठे हैं, यहां से मैंने दाद समेट। वो दोनों तरफ से ये होता है। असल इशू ये है, मेरे लिए असल इशू ये है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लग गए या बाकी वो मामले हैं अपनी जगह, उनकी अहमियत भी है, लेकिन सिंगल आउट सर मैं कथित तौर पर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये मेंटेलिटी बताने की कि हमारे यहाँ जो है वो मुनाजरा करने वालों को भी आलम कह दिया जाता है। तीन कैटेगरीज होती हैं डॉक्टर साहब, जो हमें मजहबी जो आलिम है, सही मानों में जो मैं आलम कहता हूँ, वो तीन कैटेगरी में बात करते हैं। एक होता है सही मायने में आलम, अब उसकी डेफिनेशन की हम बाद में जाएंगे। दूसरा होता है प्रीचर, प्रीच करने वाला, दावत देने वाला। तीसरी कैटेगरी होती है मुनाजरा करने वाले। अब ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का डलीमा आप कह लें, मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करूं, पाकिस्तान को भी शामिल, डलीमा कह लें, अलमिया कह लें, कम अकली कह लें, कम फहमी कह लें, कि हम लोग मुनाजरा करने वाले को भी आलिम के स्ट्रक्चर पर कर देते हैं, उसको समझते हैं कि ये आलिम है, ये स्कॉलर है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये असल इशू है जिसको समझने की जरूरत अच्छा उमर, फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होगा कि आपने जो मुबल्लिग और आलिम और जो सिर्फ मुनाजरा करने वाले तीन कैटेगरीज बताई हैं, इनके यहाँ जो हमारे यहाँ आलिम भी आए हैं, जिनकी किताबें भी मौजूद हैं, जिनके बहुत नाम भी हैं, जिनके नाम पे फिरके भी राइज हो चुके हैं बर सगीर में, उनकी भी खिदमात बाज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाज ऐसी हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हैं। उन्होंने बाज़ औक़ात लाउड है। स्पीकर इस्तेमाल करने पे औरतें ड्राइव करें तो वो भी दोज़ख में जाएंगी। ऐसी बहुत सारी बातें जो आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने टेलीविजन पर पाकिस्तान के दौरे में की हैं, ऐसी बातें तो हम रोज पाकिस्तान में उनसे सुनते ही रहते हैं। तो फिर जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका और फिर एक मुनाजरा करने वाले का जो सतह थी जहन की, जो गुफ्तगू करते थे, वो तकरीबन एक जैसी ही नहीं थी। देखिए आप एक हद तक सही कह रही हैं, लेकिन जो एटलीस्ट उलमा कराम का यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में ट्रेडिशन रही है, उसमें दो तरह के रहे हैं ना। एक ये कि जी हमारी बात मान लो, हम जो कह रहे हैं वही सही है, वरना तुम काफिर हो, वरना तुम इस कैटेगरी में नहीं हो, हमारा जो ये थॉट है, हमारी थॉट ही सही है, हमारा थॉट प्रोसेस ठीक है, हमारी सोच ठीक है, ये अगर तुम मानते हो तो ठीक, वरना तुम काफिर की कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो रही है कि जो इन बातों को नहीं मानती। बड़े सगीर की सब कॉन्टिनेंट की, चूंकि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, इसकी इस ट्रेडिशन को समझने की जरूरत है डॉक्टर साहब, कि खास तौर पर 1857 के बाद, यानी यहाँ पर बाकायदा तौर पर ब्रिटिश कंट्रोल के बाद, जब ब्रिटिश ने खुद खुद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कमांड एंड कंट्रोल संभाल लिया, और पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो बरतानिया के कंट्रोल में आया, उसके बाद फौरी तौर पर दो रिएक्शन आए, दो रद्द अमल आए। दो यानी इस जो बरतानवी कब्जा हुआ, बरतानिया ने आया, दो रद्द अमल।
एक हमें रवायत, एक रद्द अमल नजर आता है सर सैयद अहमद खान की सूरत। सर सैयद अहमद खान जो है, अब वो भी 1847 के आसपास पुरानी रवायात से बड़े इंस्पायर थे, जनाब मुगलों के दौर की इमारतों के किस्से लिखने का, मुगल दौर को याद करने के हवाले से। लेकिन सर सैयद अहमद खान के इंटरेक्शन से, सर सैयद अहमद खान ने जो इंटरेक्शन किया, उन्होंने जिस तरह की रिसेप्टिव अप्रोच लगाई, उन्होंने जिस तौर पर उस पीरियड को समझ लिया, उस अहद को समझ लिया कि यार ये अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला अहद है, किस तरीके से मुट्ठी भर अंग्रेज ने आकर यहाँ कंट्रोल किया है, इसका मतलब है कि साइंस पढ़ना जरूरी हो चुका है, उस वक्त की मरूज टेक्नोलॉजी, उस वक्त के अलूम को समझना जरूरी है, वरना कोई हासिल हसूल नहीं होगा। बल्कि दिलचस्प बात ये कि सर सैयद अहमद खान की इस जो ये उनकी थॉट थी, इसमें मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का भी कहीं ना कहीं किरदार है, जिनको हमारे यहाँ सिर्फ वो एक शायर के तौर पर लिया जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि सर सैयद अहमद खान ने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से किताब के लिए, एक अपनी किताब पर लिख रहे थे मुगल एम्पायर के हवाले से, उनको कहा जी इस पर आप थोड़ा सा जरा इंट्रो वगैरह लिख दें। तो असदुल्ला खान गालिब ने, ये लिखी पड़ी बात है, हिस्टोरिकल बात है, छपी हुई बात है, उन्होंने सर सैयद को कहा यार हम लोग किस जमाने की बातें कर रहे हैं, जमाना कितना बदल चुका है। क्योंकि असदुल्ला खान गालिब ने खुद जो दिल्ली से कोलकाता तक का सफर किया था, और कोलकाता में उनको पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये साइंस, ये लेटेस्ट अप्रोच, तो हम लोग तो कितने पीछे हैं। तो सर सैयद की, वापस आता हूँ, सर सैयद की रवायत के मुताबिक लेटेस्ट लूम, लेटेस्ट जो उफकार हैं, जो मगरबी उफकार हैं, जो आज की दुनिया पर अपना असर छोड़ रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनको समझना जरूरी है। इसके रद्द अमल में क्या हुआ, इसके रद्द अमल में जो वहां के देवबंद मकबे फिक्र थे, अब मैं यहाँ एक फिरके का जिक्र नहीं कर रहा, उसमें फिर ऐसा ऐसा बाद में बाकियों का मैं जिक्र करूँ, मैं तमाम का, देवबंद मकबे फिक्र, बरेलवी मकबे फिक्र, अहले हदीस जिनको कहा जाता है, अहले शिया कहा जाता है, मैं तमाम का जिक्र कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक फिरके का जिक्र नहीं कर रहा। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से वाजे कर दूं कि ये नहीं कि मैं किसी एक में, तमाम उस वक्त के फिरकों, उन्होंने रद्द अमल दिया कि नहीं, मगरबी अलूम हमारे लिए जरूरी नहीं। उन्होंने पैरेलल तौर पर सर सैयद के पैरेलल जो है वो अप्रोच रखी कि हमारे लिए जो मिडीवल पीरियड है उसकी तालीम ही काफी है, ये काफिरों की तालीम हमारे लिए काफी नहीं है, ये तालीम हमारे लिए जरूरत नहीं है। अब उससे हुआ क्या कि वो ये अप्रोच आज भी हमें सब कॉन्टिनेंट में नजर आ रही है। आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में आप देखें, दोनों ये अप्रोच जो है, एक तरफ मैं सर सैयद की कह रहा हूं, और दूसरी तरफ उनके रद्द-ए-अमल में जो उलमा कराम ने अप्रोच शुरू की जमीयत उलमा हिंद की सूरत में, जो बाद में और भी सूरत में, वो अप्रोच में आज भी नजर आती है। आपके इल्म में होगा, और मुझे बहुत हैरत होती है यार कि इंडिया में आज भी जो मुसलमान है, वो मुसलमानों के उलमा कराम है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इसरार करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, जिनको पाकिस्तान जैसे मुल्क ने खत्म कर दिया। यानी अयूब खान ने आकर रिफॉर्म्स किए यहाँ के खानदानी सिस्टम पर, शादी के सिस्टम पर, यहाँ तलाक किस तरह होनी है, शादियां क्या होनी, बाकी सारे मामला पर वहां के उलमा इकराम ने इंसिस्ट किया नहीं जी हम अपने इसी ही कानून के साथ चलेंगे। तो ये दो डिफरेंट रवायत को समझने की जरूरत है। किसमें आए हैं बड़े उलमा इकराम आए। अब मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को सब कॉन्टिनेंट का, उस शहद का बहुत बड़ा न सिर्फ आलिम, सियासतदान, मुहक्किक, दानिश्वर क्यों क्यों हम मानते हैं कि यार उन्होंने जहां इस्लाम का मुताला किया, वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद में जो लेटेस्ट पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, जो वेस्ट के अंदर फिलॉसफीज आ रही थी, मगरबी अफकूर अलूम आ रहे थे, उनको भी अपने अंदर ग्रैस्प किया। यहाँ पर हम अपनी रवायत के अंदर से किसी हद तक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब का भी नाम ले सकते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब से बहुत सा इख्तलाफ हो सकता है, बल्कि जो सही मानों में दानिश्वर है वो कहते हैं कि यार इकबाल की शायरी और थॉट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है, उस पर कभी हम अलग बात कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर इकबाल साहब को भी तो पता था ना कि उन्होंने भी वेस्टर्न अलूम का भी मुताला किया हुआ था, जो निट्शे का भी उन पर असरात थे, कार्ल मार्क्स को भी बहुत बड़ा आदमी वो करार देते थे, कांट से भी वो मुतासिर थे, इसके साथ साथ वो ट्रेडिशन को भी समझते थे। ऐसे लोगों को तो हम आलिम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने वक्त, अपने दौर के जो अलूम थे, जो इल्म था, थ्योरीज थी, जो उस वक्त की दुनिया को डिफाइन कर रही थी, उनको समझा, और उसको समझने के बाद कोई बात, इनको तो मैं आलिम कह सकता हूँ। लेकिन अब कोई ऐसा शख्स कहे कि जिसने आज के जो, डॉक्टर साहब मैं और आप जिस अहद में जिंदा रह रहे हैं ना, हम लोग जिस जिस दौर में जिंदा रह रहे हैं, इस दौर का पूरा जो इंटरनेशनल आज का सिस्टम है, वर्ल्ड
ऑर्डर है, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये हम जानते हैं कहीं ना कहीं थ्योरीज हैं। चाहे पाकिस्तान जो भी कहे, पाकिस्तान एक वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑप्ट किया हुआ है ना, या बांग्लादेश ने वेस्टमिनिस्टर, मुसलमानों के मुल्क है, लेकिन है तो इनका घुमा फिरा कर वही 1935 वाला एक्ट, जिसको घुमा फिरा कर किसी ने 1973 का आइन कह दिया, इंडिया ने इसको 1950 का आइन कह दिया, या अच्छा, मैं अगर बांग्लादेश कता ने कलामी इसको करूं, मैं कता कलामी करना चाहूंगा उमर, जो आपने स्टैंडर्ड बताया है और जिन उलमा के आपने नाम लिए हैं कि मैं इनको तो आलिम मान लेता हूं, आप ये भी जानते हैं कि सर सैयद की मैं मानने जिंदगी में, वाला नहीं, मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, चलिए मैं आप एक ये कह स्टैंडर्ड रहा दे हूँ रहे कि हैं, आप एक स्टैंडर्ड जी दे जी रहे हैं कि वो लोग पढ़े लिखे जी थे, दुनियावी उलूम भी रखते थे, लेकिन जो 2 या 3 नाम आपने लिए हैं, सर सैयद अहमद खान को उनकी जिंदगी में मौजज़ात का इनकार करने पर दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया, और अल्लामा इकबाल को दारुल उलूम देवबंद और बरेलवियों दोनों ने कभी भी अच्छा मुसलमान तस्लीम नहीं किया, और आप जानते हैं कि शिकवा लिखने पर तो उन पर कुफर के फतवे भी लगे। तो क्या इसकी वजह ये नहीं है कि हम किसी भी वक्त किसी भी दौर में अपने उलमा से खुश नहीं होते? उस वक्त हम इकबाल से खुश नहीं थे, आज हम जाकिर नाइक से खुश नहीं हैं। देखिए, आप जो बयान कर रही हैं वो फैक्ट है, लेकिन मेरे लिए इसमें एक ऑप्टिमिज्म का, एक आप कह लें कि रजायत पसंदी का ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिक्स अप्रोच क्या है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये है कि सब कॉन्टिनेंट में ऐसे उलमा इकराम को कभी भी अवाम की फिर अक्सरियत नहीं मिली। अवाम की जो अक्सरियत थी, हमने इकबाल की बात की, या अब अगर हम देखें जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ऐसे उलमा इकराम नाकाम ही रहे। जमीयत उलमा हिंद वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था मुस्लिम लीग के खिलाफ, बहुत इल्मी नैरेटिव था जमीयत उलमा हिंद वालों का, बड़ा उनके पास भी पूरी दलील थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने बाकायदा तौर पर इल्मी हवाले से चैलेंज किया था इकबाल के मुस्लिम कौमियत के तस्वर को। जी हाँ। हुसैन मदनी बहुत बड़े, उन्होंने कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की थ्योरी दी थी कि जो वतन होता है, जो तुम्हारी मिट्टी धरती होती है, ये हमारा तखस्सुस पहले होता है। ये मदनी साहब का, मौलाना हुसैन मदनी का बड़ा उनके इकबाल के साथ टक्कर हुई थी, फिक्री मुकालमा डायलॉग हुआ था सारे का सारा, ठीक है, मेरी जमीयत उलमा हिंद की बात। लेकिन बड़े सगीर के अवाम की अक्सरियत के पास जब फैसले का मौका मिला, इलेक्शन हुए, इंतखाबात की सूरत में, इन लोगों को कबूलियत नहीं मिली। ये भी आप देख लें फिर, यानी इन लोगों को कबूलियत नहीं मिली। आलिम को वैसे माना गया, प्रेस किया गया, ठीक है यार हमें जो बातें बता रहा है वो ठीक है, लेकिन सियासी इख्तियार बड़े सगीर के अवाम ने कभी इनके हाथ में नहीं दिया। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसमें भी इलेक्शंस का डेटा हमारे पास 1937 के इलेक्शन में, 1945-46 के इलेक्शन में जो देवबंद रवायात के आलम थे वो उस तरह कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद इवन पाकिस्तान बनने के बाद हम देख लें, पाकिस्तान में कभी भी मरकजी लेवल पर आकर सूबे की हद तक हुआ है केपीके की, लेकिन कौमी धारे में कभी भी किसी रिलीजियस पार्टी को अवाम ने मैंडेट नहीं दी। ठीक है, मैं ये भी गुफ्तगू एक का सिलसिला यहाँ पर मुनक़ता करेंगे हम उमर, और इसके अगले एपिसोड में हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।